नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी का शीर्षक है बंद घड़ी का सही टाइम। अपनी टीचर के दिखाए सपनों की छांव में रेणुका अपने भविष्य को तराशने निकल पड़ी थी। उसकी दिन रात की मेहनत रंग लाई। उसे आई एंट्रेंस में इतना अच्छा रैंक मिला कि उसे आई रुड़की में एडमिशन के साथ स्कॉलरशिप भी मिल गई थी। अपनी परेशानियों में गुम रेणुका सड़क के किनारे फुटपाथ पर चली जा रही थी। हैदराबाद के एक छोटे से गांव से रुड़की में पढ़ने आई रेणुका की जिंदगी की गाड़ी बड़ी जद्दोजहद के बाद मुश्किल से पटरी पर आई थी। एक टूटी हुई शादी और जन्म के साथ मिली गरीबी के अभिशाप से उभरने का एक ही तरीका रेणुका को समझ आया था, और वह थी शिक्षा। अपनी जिंदगी को अगर अपने बलबूते पर संवारना है तो शिक्षा से बड़ा कोई साधन नहीं है। इसलिए अपने सारे सामर्थ्य को समेटकर उसने किसी तरह अपने लिए रुड़की की एक ट्रेन का टिकट और अपने कॉलेज की पहले सेमेस्टर की फीस जुटाई थी। माता पिता ने भी अपनी उम्मीदों की गठरी उसके नाजुक कंधों पर रखकर एक बार फिर उसे विदा कर दिया था। आज से कुछ साल पहले जब रेणुका 18 साल की छोटी सी उम्र में ससुराल वालों के अत्याचारों से तंग आकर मायके लौट आई थी, तो उसे माँ बाप से ज्यादा सहारा उसकी पुरानी स्कूल टीचर गीता मैडम ने दिया था। पढ़ाई लिखाई में हमेशा से अव्वल रहने वाली रेणुका को उसकी मैडम ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने की सलाह दी थी। शादी के बाद पढ़ाई बीच में छूट जाने के कारण वह अपनी कक्षा के बाकी स्टूडेंट से कुछ साल बड़ी थी, लेकिन इस वजह ने उसकी पढ़ाई के प्रति गंभीरता में इजाफा ही किया था। उसका गरीबी से निकलने का जज्बा यूं भी उसे हर वक्त पढ़ने को प्रोत्साहित करता था। 12वीं कक्षा में जब रेणुका ने टॉप किया तो गीता मैडम ने ही सुझाया था कि उसे एक साल जी जान से आई के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए और अगले साल कंपटीशन में बैठना चाहिए। एक बार आई में एडमिशन हो गया तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। जब हाथ में आई की डिग्री होगी तो नौकरी तो झक मारकर पीछे पीछे आएगी। अपनी टीचर के दिखाए सपनों की छांव में रेणुका अपने भविष्य को तराशने निकल पड़ी थी। उसकी दिन रात की मेहनत रंग लाई। उसे आई एंट्रेंस में इतना अच्छा रैंक मिला कि उसे आई रुड़की में एडमिशन के साथ स्कॉलरशिप भी मिल गई थी। स्कॉलरशिप को जारी रखने के लिए रेणुका को हर सेमेस्टर में बेस्ट ग्रेड लाने थे, और उसका एक ही तरीका था, मेहनत और सिर्फ मेहनत। सवाल संघर्ष करने का था, इसलिए ये स्कॉलरशिप उसकी जुनून नहीं जरूरत थी, ये मेहनत उसकी जिंदगी की कुंजी बन गई। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। वह अपना सारा खर्च छोटी मोटी ट्यूशन और स्कॉलरशिप से निकाल लेती थी। हालांकि घर जाने का टिकट वह पिछले 3 सालों में एक बार भी नहीं जुटा पाई थी। रुड़की जैसे महंगे शहर में खाने रहने का भी अच्छा खासा खर्च आता था। अब तो बस आखिरी साल बचा था। समझो कि हाथी तो निकल गया, पूंछ ही बची थी। एक बार पूंछ निकल जाए बस, फिर वह इंजीनियर बनकर ही अपने घर जाने वाली थी। तभी अचानक कोरोना के आतंक ने सबको दहला दिया। सारा विश्व इसकी चपेट में ऐसा आया कि बड़े बड़े देश, बड़ी बड़ी सरकारें तक हिल गईं। ऐसे में भला मामूली सी रेणुका की क्या बिसात। वह तो वैसे भी अपनी कश्ती को जैसे तैसे ठेल रही थी। अब सरकार ने अचानक 21 दिन का लॉकडाउन लगा दिया था। सभी स्टूडेंट्स आनन फानन में अपने घर लौट गए। हॉस्टल खाली हो गए। पढ़ाई का नुकसान ना हो इसलिए क्लासेज भी ऑनलाइन कर दी गईं। रेणुका पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। हॉस्टल खाली करे तो रहे कहाँ? घर वापस जाए तो जाने का किराया कहाँ से लाए? अगर किसी से पैसे उधार लेकर किराया जुटा भी ले तो घर जाकर अपनी ऑनलाइन क्लास तो वह बिल्कुल नहीं कर पाएगी। उसके माता पिता की उस झुग्गी में इंटरनेट का कनेक्शन लेना और लैपटॉप खरीदना, ये सब तो उसके लिए हाथी का पांव उठाने के बराबर था। यहाँ तो किसी तरह लाइब्रेरी में बैठकर नोट्स बना लेती थी और फिर जरूरी कामों के लिए अपनी रूममेट का लैपटॉप इस्तेमाल कर लेती थी। लेकिन अब कहाँ जाए, क्या करें? इसी उधेड़-बुन में रेणुका अपने कॉलेज से निकलकर सामने वाली सड़क के किनारे फुटपाथ पर चली जा रही थी कि तभी उसकी नज़र एक छोटे से बच्चे पर पड़ी जो सड़क के बीचों बीच चल रहा था।
रेणुका ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे बच्चे के आसपास कोई भी दिखाई नहीं पड़ा। ये बच्चा कहाँ से आया? किसका बच्चा है? वह सोच ही रही थी कि सामने से स्पीड से आती एक कार को देखकर रेणुका घबरा गई। उसने दौड़कर उस बच्चे को गोद में उठा लिया और फुटपाथ पर आ गई। फुटपाथ पर आकर वह आते जाते लोगों से पूछने लगी, अरे भाई, ये बच्चा किसका है? फिर उसने सड़क के दूसरी ओर बने घरों की तरफ देखते हुए अपना सवाल जोर से दोहराया, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। अब उसने बच्चे की ओर देखा, गोल मटोल सा कोई 1.5-2 साल का बच्चा होगा। काले घुंघराले, बड़ी बड़ी आंखें, जो रेणुका की ओर उतनी ही हैरत से देख रही थी जितनी हैरत से रेणुका उसकी ओर देख रही, जैसे वह भी यही सवाल पूछ रहा हो, अरे भाई, ये बच्ची किसकी है? मैंने अभी इसे फुटपाथ से बचाया है, इसी से पूछती हूँ। रेणुका ने सोचा, बेटा, तुम्हारा घर कहाँ है? उसने सामने की ओर उंगली से इशारा किया और बोला, दीदी, मुझे दीदी बुला रहा है शायद। रेणुका ने सोचा और खुशी से उसे एक प्यारी सी किस्सी कर दी। अब रेणुका उस बच्चे को गोद में उठाए सड़क के दूसरी ओर लाइन से बने मकानों की ओर चल पड़ी। उसने फिर बच्चे से ही पूछा, बेटा तुम्हारा घर कौन सा है? उसने फिर एक और उंगली करके कहा, दीदी। अब ये दीदी क्या है यार? रेणुका ने अपना सिर खुजलाया। फिर उसने उसकी उठी हुई उंगली की तरफ देखा तो पाया कि वहां एक घर का दरवाजा खुला था। वो उसी ओर बढ़ गई। वहां पहुंचकर उसने खुले दरवाजे को धीरे से नॉक किया और कहा, हेलो, कोई है? लेकिन कोई नहीं आया। अब वह धीरे धीरे घर के अंदर आ गई और फिर आवाज लगाई, हेलो, कोई है? ये बच्चा आपका है क्या? कोई जवाब नहीं। अब उसने उस कमरे पर नजर डाली। उसने देखा कि ये कीमती सामान से भरा एक विशाल ड्राइंग रूम था, जो बुरी तरह फैला हुआ और बेतरतीब हालत में था। तभी उसकी नज़र कमरे के एक कोने में अपने खिलौने फैलाकर बैठी एक करीब 4-5 साल की बच्ची पर पड़ी। उस बच्ची को देखते ही ये बच्चा रेणुका की गोद से उतरकर दिद्दी दिद्दी बोलता हुआ उसकी ओर दौड़ पड़ा। ओह, तो ये है इसकी दीदी, रेणुका ने कहा। फिर वह उस बच्ची से बोली, बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ है? उनको बुला दो जरा। बच्चे ने कुछ नहीं बोला। तभी घर में रखा एक मोबाइल फोन बज उठा। रेणुका ने फोन उठाया और बोली, देखिए, पहले तो आपके दोनों बच्चे सही सलामत हैं, दूसरे में कोई चोर या उठाईगिरी नहीं हूँ। कहकर रेणुका ने सारी कहानी ज्यों की त्यों उसे बता दी। लेकिन वह शख्स अभी भी संतुष्ट नहीं था। वह तुरंत बोला, मैं अभी आ रहा हूँ। मेरी फैक्ट्री पास में ही है, तुम रुको वहीं, मैं आकर देखता हूँ। वह शख्स गुस्से से उबलते हुए बोला, हाँ हाँ, आप आ जाए, मैं यही हूँ। कहकर रेणुका ने फोन रख दिया। क्या मुसीबत है यार, मैं तो नमाज बख्शवाने चली थी, यहाँ तो रोजे गले पड़ गए। रेणुका बड़बड़ाए। उधर अपनी फैक्ट्री में बच्चों का पापा, जिसका नाम राम था, उसने जल्दी से कार की चाबी उठाई और अपने मैनेजर के केबिन में जाकर बोला, अभई, मैं घर जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। फिर तेजी से अपनी कार की ओर बढ़ा। कार स्टार्ट करके वह खुद पर ही झल्लाकर बड़बड़ाता जा रहा था, क्या प्रॉब्लम है यार, ये औरत घर में कैसे आ गई? एक तो ये गोलू ने भी ना, जब से नया नया दरवाजा खोलना सीखा है, तब से डर ही लगा रहता है। कितना समझाकर आया था कि दरवाजा नहीं खोलना। मेरे पास तो चाबी होती है तो मैं खुद दरवाजा खोल लेता हूँ, और फिर वक्त ज़रूरत के लिए एक चाबी पड़ोस वाली आंटी को भी दे रखी है, लेकिन ये कौन सी आंटी घर में घुस आई यार? करीब 10 मिनट में राम घर पहुंचा और घर के खुले हुए दरवाजे पर खड़ा ये देखकर हैरान रह गया कि वो लड़की ना तो डरी और ना ही अब तक भागी थी, बल्कि बड़े आराम से बच्चों के साथ खेलते हुए उन्हें खाना खिला रही थी। छोटा गोलू उसकी पीठ पर लटका हुआ था और रिंकी सामने बैठी थी। वे सब खाना खाते खाते लूडो खेल रहे थे। ये देखकर वह ठिठक गया। उसका गुस्सा भी थोड़ा शांत हुआ और उसके माथे की चढ़ी हुई तेवर भी थोड़ी नीचे खिसक गईं, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। ये लड़की कौन है, क्यों है, उसके बच्चों से इसका क्या लेना देना है? फिर एक लंबी सांस लेकर वह घर में दाखिल हुआ और सीधा अटैक करते हुए बोला, ए लड़की, रेणुका नाम है मेरा।
राम की बात बीच में ही काटते हुए रेणुका बोली, हाँ हाँ वही, रेणुका। कौन हो तुम, और यहाँ किस इरादे से आई हो? इससे पहले कि वह कुछ कहती, रिंकी चहक उठी, पापा, आंटी बहुत अच्छी हैं, इन्होंने कितना अच्छा पराठा भी बनाया हमारे लिए। प्लीज पापा इनको यहीं रहने दो ना। बेटा तुम अंदर जाओ, सोनू को भी ले जाओ, पापा अभी आते हैं। राम ने रिंकी से कहा, ठीक है पापा। हाँ तो अब तुम बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? राम ने रेणुका से पूछा। जी, जैसा कि मैंने आपको फोन पर बताया था, मैंने आपके बेटे को अकेले सड़क के बीचों बीच पाया था, जो एक कार के नीचे करीब करीब आ ही चुका था। उसी का घर ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तक पहुँच गई थी। अब अगर किसी की जान बचाना आपकी नज़र में गुनाह है, तो होगा, लेकिन मेरी नज़र में नहीं है। अब क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ, यदि आपको आपत्ति ना हो तो? रेणुका तमतमा कर बोली, पूछिए। राम लापरवाही से बोला, अगर आप अपने बच्चों को इतना ही प्यार करते हैं तो इन्हें यूं यहाँ भगवान भरोसे छोड़कर कहाँ चले गए थे आप? यदि आज सोनू को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? रेणुका की आवाज तेज होती गई और ना चाहते हुए भी गुस्सा उसकी आवाज में छलक ही पड़ा। इनकी मम्मी भी यहाँ नहीं थी। है कहाँ इनकी मम्मी? रेणुका ने चारों ओर नजर दौड़ाते हुए पूछा। इस सवाल ने राम के मजबूती से बंधे भावुकता के बांध पर जैसे सीधा वार किया और वह आंखों के रास्ते बह निकला। ये देखकर रेणुका थोड़ी विचलित हो गई। उसने राम को हाथ पकड़कर सोफे पर बिठाया और उसे पानी का गिलास पकड़ाते हुए संजीदगी से बोली, देखिए, मेरा कोई हक तो नहीं बनता आपसे कुछ पूछने का, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि दिल का बोझ हल्का करना हो तो एक अजनबी से बेहतर कोई नहीं होता। पानी का एक घूंट पीकर राम सोफे पर धम्म से बैठ गया। तभी सोनू आकर रेणुका की गोद में बैठ गया और रिंकी भी राम की गीली आंखें देखकर उसकी गोद में सहमी सी चुपचाप लेट गई। रिंकी के बालों में उंगली घुमाते हुए राम जैसे कहीं गहरे सदमे से बोला, कैसे बताऊं तुम्हें कि कहाँ है इनकी मम्मी? और क्यों है ये दोनों यहाँ अकेले? एक गहरी सांस लेकर वह फिर बोला, इस नामुराद कोरोना ने हमारे हंसते खेलते घर से उसकी डोरी ही छीन ली। मेरी पत्नी सुजाता, जिसके बेहिसाब प्यार और अथक प्रयास का नतीजा था ये हमारा घर, उसके जाते ही सब कुछ बिखर गया। एक लंबी सांस लेकर राम जरा रुककर फिर बोला, अगर नौकरी होती तो छुट्टियां ले लेता, लेकिन अपने बिजनेस में ज्यादा दिन फैक्ट्री से दूर भी नहीं रह सकता। कुछ दिन बच्चों को उनकी बुआ के घर पर भी छोड़ा था, लेकिन उनके घर भी जब कोरोना ने दस्तक दी तो अपना बचा खोचा सरमाया समेटकर मैं वापस अपने घर चला आया। इस वक्त किसी को इनकी देखभाल के लिए रखूं भी तो किसे और कैसे? दूध से जला हूँ, छाछ तो क्या, पानी भी फूंक फूंक कर पीता हूँ। इसलिए बस हर 10 मिनट में घर पर फोन करता रहता हूँ और 2-3 बार घर का चक्कर लगा लेता हूँ। लेकिन इस तरह बच्चों को घर पर अकेला छोड़ना भी तो सुरक्षित नहीं है। रेणुका ने चिंता जताते हुए कहा, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? किसी को भी घर में बुलाते हुए डर लगता है, क्या पता वह अपने साथ क्या ले आए। राम ने अपनी सबसे बड़ी चिंता बताते हुए कहा, मेरे पास एक समाधान है, अगर आपको ठीक लगे तो। रेणुका ने कहा, और वो क्या? राम का आश्चर्य फिर झलका। मैं आपके बच्चों का ध्यान रख सकती हूँ, मुझे कोरोना भी नहीं है। कल ही टेस्ट करवाया है और उसके बदले मुझे तुम्हारे लिए क्या करना होगा? मुझे अपने घर में एक कमरा देना होगा और ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए एक लैपटॉप की व्यवस्था करनी होगी। कहकर रेणुका ने अपनी सारी कहानी राम को बता दी। लेकिन तुम अपनी पढ़ाई, घर और बच्चे सब एक साथ कैसे संभालोगी? उसकी चिंता आप मत करिए। गरीब की बेटी हूँ, मेहनत करने की आदत है मुझे। विश्वास कीजिए आपका घर और बच्चे मेरी निगरानी में सुरक्षित रहेंगे। आप चाहें तो मेरा आई कार्ड गारंटी के तौर पर अपने पास रख सकते हैं। रेणुका ने अपना बैग खोलते हुए कहा, नहीं रेणुका, उसकी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे इरादे गलत होते तो आज तुम कुछ भी कर सकती थीं। अब तुम पर इतना विश्वास तो हो गया है मुझे। राम ने झिझकते हुए कहा। इस तरह राम और रेणुका की अंधे लंगड़े जैसी जोड़ी एक दूसरे का सहारा बन गई। जैसे किसी फरिश्ते ने ही उन दोनों को मिलवाया था।
अगली शाम राम जब फैक्ट्री से घर वापस आया तो रेणुका बच्चों के लिए दूध बना रही थी। दूध के गिलास उन्हें पकड़ाकर उसने रिंकी के कान में जाने क्या कहा कि दूध पीने में हमेशा नाक मुंह बनाने वाली रिंकी पूरा गिलास दूध गटागट पी गई। उधर दीदी को हराने के चक्कर में सोनू मियाँ भी जल्दी जल्दी अपना गिलास खाली कर रहे थे। राम मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चला गया और जब नहा धोकर बाहर निकला तो चाय नाश्ता टेबल पर लगा हुआ देखकर उसकी आंखें खिल गईं। सुजाता हमेशा उसके फैक्ट्री से आने पर चाय नाश्ता तैयार रखती थी, लेकिन अब तो ये सब सपनों की बातें हो चुकी थीं। दोनों का स्कूल और डे केयर भी खुल जाएंगे ना? हाँ, खुल तो जाएंगे, लेकिन वो तो दोपहर तक ही होगा। उसके बाद का क्या? राम का सवाल अपना जवाब ढूंढ रहा था। हाँ ये तो है। फिर रेणुका थोड़ा रुककर बोली, क्यों ना हम एक काम करें? वो क्या? देखो, सुबह रिंकी सोनू स्कूल जाएंगे, मैं कॉलेज और आप फैक्ट्री। फिर ये कि मेरी ज़्यादातर क्लासेज तो दोपहर तक खत्म हो जाती हैं। क्लास करके मैं घर आ जाऊंगी और सोनू रिंकी को खिला पिलाकर सुला दूंगी। फिर बैठकर अपने असाइनमेंट कर लूंगी। फिर शाम को तो आप आ ही जाएंगे। मुझे लाइब्रेरी जाना भी पड़ा तो शाम को चली जाऊंगी और तुम्हारा हॉस्टल वो तो छोड़ना ही पड़ेगा। रेणुका निश्चिंतता से बोली, हमारे लिए तुम इतना कुछ तो पहले से ही कर रही हो, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। अब मैं तुमसे और मदद ऐसे ही नहीं ले सकता। ऐसे ही मतलब ये कि इसके बदले में मैं तुम्हें जो भी देना चाहूँ उसके लिए तुम ना नुक्कड़ नहीं करोगी। राम ने एक एक शब्द पर जोर डालते हुए कहा, क्या देना चाहते हैं आप मुझे? रेणुका ने अदा से अपनी घनी घनी पलकें उठाकर पूछा, तुम ही बताओ ना, तुम्हें क्या चाहिए? रेणुका की आंखों में झांकते हुए राम बोला, कुछ देना ही चाहते हैं तो रिंकी और सोनू को अपना कहने का हक दे दीजिए। रेणुका नजरें झुकाकर धीरे से बोली। राम ने खुशी से भरी आंखें छलकाते हुए झूमकर रेणुका को अपने आप में भर लिया और उसके कान में हल्के से बुदबुदाया, तुमने तो मुझे दोनों जहां दे दिए। कोरोना तो किसी का भला करने के लिए इस दुनिया में आया नहीं है, फिर भी इस क्रिया की प्रतिक्रिया स्वरूप ही सही कहीं कुछ ठीक हो ही गया। रेणुका की जो नया शांत समुद्र में भी हिचकोले खा रही थी, किसे पता था कि उसे तूफान ही किनारे लगाएगा। बंद घड़ी भी दिन में एक बार सही टाइम बताती है और ये रेणुका और राम का सही टाइम था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई कहानी के साथ। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।